क्लेन जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली डेमन किंग है, उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत थी। वो उन्हें मिटा देना चाहता था, पूरी मानव जाति को वो खत्म कर देना चाहता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि इंसानों की तबाही की राह पर निकला वही क्लेन एक नन्हे बच्चे को देखकर पिघल गया। उसकी वो मासूमियत और वो नजरिया क्लेन के दिल को छू गया और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसे अपनी असली शक्तियों को छिपाना था और एक साधारण इंसान की तरह जीते हुए उस बच्चे की परवरिश करनी थी, एक ऐसे इंसान की तरह जो बिल्कुल बेकार, कमजोर और मामूली हो। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली उड़ान। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है उस बच्ची के साथ जिसका नाम है एलिसिया। वो अपने पिता के साथ खेत पर काम करने आई थी। जब काम खत्म हो जाता है तो उसके पिता उसे आवाज देते हैं कि चलो अब घर। एलिसिया वहाँ पर थोड़ी देर और रुकती है और आसपास के खेतों को देखती है और फिर उसकी नजर पड़ती है एडी के एक नक्शे पर। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस नक्शे के बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पूरी दुनिया जैसे किसी काले कंबल में लिपटी हो और सिर्फ उन्हीं का आइलैंड दिखाई देता है, बाकी सब कुछ गायब था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। एलिसिया एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी और वो अपने पिता से पूछती है कि हमारे शहर के आगे क्या है। ये एक साधारण सवाल लगता है लेकिन उसका जवाब उसके पिता के पास भी नहीं था। वो जानता है कि एलिसिया जानना चाहती है, वो खुद भी जानना चाहता था, लेकिन सच यही है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो एलिसिया को बताता है कि हर इंसान के भीतर जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की और आगे बढ़ने की। लेकिन जब जब किसी ने उस अंधेरे में जाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बचा, तबाही मच गई। वहाँ पर उन अंधेरों के बीच में 4 भयानक डीमन बसे हैं। ये चारों एडी की दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम गार्ड कर रहे हैं और जितनी भी टीमें या लोग वहाँ पर गए हैं सब खत्म हो गए, कोई लौट कर वापस नहीं आया। एलिसिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि क्या ये जगह सच में इतनी खतरनाक है, लेकिन उस सच्चाई से उसके भीतर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि जब तक वो डीमन मारे नहीं जाते तब तक कोई ये नहीं जान सकता कि उन अंधेरों के पार है क्या। लेकिन हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है और इस समस्या का समाधान है ट्रेजर्स, यानी वो हथियार जो केवल चुने गए हीरोज को मिलते हैं। ये स्वॉर्ड्स बेहद शक्तिशाली होते हैं और केवल वही लोग जिनके पास ये ट्रेजर्स हैं, वो डीमन से लड़ सकते हैं। ये सुनते ही एलिसिया का मन जोश से भर जाता है। अब उसका एक ही सपना था हीरो बनने का। वो भी डीमन से लड़ना चाहती थी और अगर वो स्वॉर्ड ऑफ हिडन पा ले तो वो भी उस नक्शे के पार उस दुनिया को देख सकेगी। वक्त बीतता है और सालों बाद एलिसिया अब एक छोटी बच्ची नहीं रही, अब वो उन चुनिंदा हीरोज में से एक है जिन्हें ये उसकी आंखें बंद है और जैसे ही वो खोलती है वो खुद को एक ट्रक में पाती है जो उन्हें शहर की सीमा के पार ले जा रहा था। उसकी गर्दन में एक चेन लटक रही थी जिसे वो कसकर पकड़ती है और अपने पिता के शब्दों को याद करती है। और अब वो उस लड़ाई के लिए तैयार थी, अपने शहर के लिए और मानव जाति के लिए। इस मिशन पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई सारे हीरोज थे जिनके पास अलग अलग ट्रेजर्स थे। ट्रक के सफर के दौरान सभी आपस में बातचीत करने लगते और एक दूसरे का परिचय देने लगते हैं। उनमें से कुछ नाम खास है। मिनेल, जिसके पास ट्रेजर ओआन कियो है, वो दावा करता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ से है। जैसे ही वो एलिसिया की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है कि टीम में एक लड़की भी है। लेकिन एलिसिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, वो ना ही अपना नाम बताती और ना ही कोई और जानकारी देती है। एक और हीरो जिसका नाम स्टेफन होता है, उसका ट्रेजर होता है टेनमा और कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे ट्रक सीमा के करीब पहुंचता है, स्टेफन सभी को चेतावनी देता है कि हम अब बहुत नजदीक आने वाले हैं। तभी ट्रक अचानक से रुक जाती है और ड्राइवर कहता है कि कैरेज अब और आगे नहीं जा सकती। सभी हीरोज नीचे उतरने की तैयारी करते हैं लेकिन वो ठीक से उतर भी नहीं पाते कि अंधेरे में से डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में कई लोग मारे जाते हैं और कुछ तो ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। स्टेफन जोर से चिल्लाता है कि बाहर आओ और लड़ाई करो। वो तुरंत ही टीम को अलग अलग स्क्वाड्स में बांट देता है, आर्चर्स एक दिशा में और लैंसर्स दूसरी दिशा में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। स्टेफन खुद एलिसिया के साथ एक टीम बनाता है। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ लुआटुबामे, एक रहस्यमयी और बहुत ही ताकतवर हथियार। एलिसिया न सिर्फ ताकतवर है बल्कि अपने आसपास की हर चीज को लेकर सतर्क भी है। वो अपने आसपास के माहौल को समझती है, पढ़ती है और तुरंत फैसला लेती है। उनके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था एक भयानक डीमन लॉर्ड। वो एक अजीब तरह की फिलॉसफी की बात करता है, वो केओस की बात कर रहा था। वो कहता है कि दुनिया केओस से बनी है और अगर ऐसा है तो वो खुद केओस से जन्मा है। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सभी हीरोज उस पहाड़ी और घाटियों को पार करते हुए चोटी की ओर बढ़ते हैं। स्टेफन बेहद एक्साइटेड था, उसे सबसे बुद्धिमान हीरो कहा जाता था और आज उसे अपने नाम को सच साबित करना था। वो चिल्लाकर कहता है कि आज का दिन वो है जब हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे। जिन्होंने हमें चुना है उन्हें दिखाएंगे कि उनका फैसला सही था। और जैसे ही वो माउंटेन मून की चोटी पर पहुंचते हैं,
उनके सामने आता है वो डीमन लॉर्ड जिसका नाम था क्लेविटिस ऑफ द साउदर्न मूनलाइट। वो दिखने में शानदार था और अगर ये शब्द उसके लिए सही हो तो उसकी सफेद मुलायम त्वचा, उसका रौब, उसका चेहरा, और वो बहुत ही खतरनाक था। स्टेफन एक पल के लिए पीछे हटता है। वो जानता है कि ये डीमन बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो सब हीरो हैं और उन्हें ये युद्ध जीतना ही है। अब वक्त आ गया है इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को शुरू करने का। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसा युद्ध जहाँ इंसान डीमन से भिड़ेंगे और शायद पहली बार नक्शे के उस पार की दुनिया को देखा जाएगा। जैसे ही स्टेफन खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है, अपने भीतर के डर को दबाकर खुद को वो प्रेरित करता है, तो क्लेविटिस अचानक दूर से उसके ऊपर हमला कर देता और कोई चेतावनी नहीं और न ही वो कोई संकेत देता है। बस एक ही पल में क्लेविटिस की शक्ति हवा में लहराती है और स्टेफन दीवार से जा टकराता है। उसके शरीर के टक्कर से चट्टाने हिल जाती और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिरता है, बिल्कुल ही बेजान। हर कोई ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। डर के मारे उनके पैर जम गए थे। क्लेविटिस ने ना स्टेफन के पास आकर हमला किया, ना ही अपनी जगह से हिला। वो तो बस वहीं खड़ा था। फिर भी उसका हमला इतना सटीक और इतना प्रबल था कि सबसे ताकतवर हीरो को उसने एक झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद एक और हीरो सामने आता और चीख कर बाकी सभी को हिम्मत देता है। वो कहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सभी धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में लौटते हैं और हथियार उठाकर क्लेविटिस की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एलिसिया अब भी वहीं पर खड़ी थी। वो तुरंत हमला नहीं करती। वो अपने आसपास के वातावरण को गहराई से ऑब्जर्व करती है और जैसे ही बाकी हीरोज क्लेविटिस के पास पहुंचते हैं, एक एक करके वो गिरने लगते हैं। वो ना तो उन्हें छूता है और ना ही कोई जादू दिखाता है। फिर भी वो मरते जा रहे थे। बस क्लेविटिस वहाँ खड़ा होता है और वो भी बिल्कुल शांति से। लेकिन जो चीज हिला रही है सबको वो है उसकी शैडो। एलिसिया को आखिरकार सच्चाई का एहसास होता है। वो जोर से चिल्लाती है कि ये हमें अपनी परछाई से मार रहा है, उससे दूर भागो और उसकी शैडो के पास मत जाओ। बाकी हीरोज हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शैडो, क्या ये मुमकिन है? लेकिन एलिसिया अब देर नहीं करती। वो तेजी से दौड़ना शुरू करती है और वो पहाड़ की चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है। हवा में उछलती है और उसकी नजर बराबर क्लेविटिस की परछाई पर होती है। अचानक उसकी शैडो एलिसिया की ओर बढ़ती है, लेकिन एलिसिया पहली हीरो बनती है जो उस हमले को पहले ही भांप लेती है और समय रहते उससे बच निकलती है। क्लेविटिस की आंखें एकदम चमक उठती है। ये उसके लिए बहुत ही हैरान करने वाला क्षण था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड था, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद पहली बार किसी इंसान ने उसकी शक्ति को पहचान लिया है और उससे बच निकला था। उसके भीतर एक उत्सुकता जागती है कि ये तो कुछ अलग है। वो सोचता है कि क्या यही इंसानियत है, वो प्रजाति जिसे वो हमेशा कमजोर, डरपोक और कीड़ों के समान समझता आया था। लेकिन अब वो देख रहा है कुछ और ही, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें करेज, डिटर्मिनेशन और लड़ने का जज्बा था। वो सबको मारता चला जाता है। शैडो हर तरफ फैल जाती है और हीरोज एक एक करके गिरते जा रहे थे और अंत में दुर्भाग्य से वो हमला एलिसिया तक पहुंचता है। वो उड़ती हुई हवा में जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पिता को याद करती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकी। और वो ये भी फुसफुसाती है कि हर सपना हकीकत नहीं बनता और शायद उसका सपना भी उन्हीं अधूरे ख्वाबों में गुम हो गया। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कैपिटल हिडार्ट हायन किंगडम की राजधानी में। वहाँ की गलियों में लोग अपने काम में बिजी थे। व्यापार, त्योहार और साधारण जिंदगी में लोग उलझे हुए थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक भयानक शक्ति उनके द्वार तक पहुँच चुकी है। क्लेविटिस सामने वाले पहाड़ से उतरता है और उसकी उपस्थिति से ही पूरा शहर कांप उठता है। लोग भय से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन क्लेविटिस बहुत ही शांत था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं थी। वो सिर्फ एक सवाल लेकर आया था कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसे याद आता है कि वो जो उसके क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, उन्होंने खुद को हीरोज कहा था और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हायन किंगडम के राजा ने भेजा है। अब उसका इरादा साफ था, वो इन सब लोगों को रास्ते से हटा देगा और खुद राजा तक पहुँचेगा। शहर के निवासी इधर उधर भाग रहे होते हैं और सैनिक हरकत में आ जाते हैं। नाइट्स अपनी पोजीशन लेते हैं और आर्चरीज छतों पर चढ़ते हैं और वो क्लेविटिस पर तीरों से बारिश कर देते हैं। लेकिन क्लेविटिस कोई जवाबी हमला नहीं करता। वो बस हवा में उड़ता है और सीधे महल की ओर जाता है। वो अब जानना चाहता है कि ये लोग असल में कितने ताकतवर हैं और उनकी ताकत का स्रोत क्या है। महल के गेट पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए जाते हैं और हजारों तीर उस पर दागे जाते हैं, लेकिन एक भी क्लेविटिस तक पहुँच नहीं पाता। वो सब कुछ देखता और फिर उसकी आंखों में निराशा झलकती है। वो सोचता है कि ये है वो लोग जो खुद को महान समझते हैं, ये तो अब भी बहुत कमजोर हैं। फिर वो अपनी एक हथेली उठाता और उसे दीवार की ओर फेंकता है। दीवार गिर जाती है जैसे किसी पुरानी दीवार को सिर्फ एक थपकी दी गई हो। नाइट्स घबरा जाते हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि ये खतरा उनकी सीमा से बाहर का है। उनमें से एक भागता और सीधा राजा के पास पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि एक डीमन शहर पर हमला कर चुका है।
राजा चुपचाप सुनता है और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि हमारे भेजे गए हीरोज असफल हो चुके हैं। वो अपने सिंहासन से उठता है और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके पास एक ही चीज बची थी जो मायने रखती थी, ब्लेड ऑफ हेडेन, जिसे माना हिडलार्ड भी कहा जाता था। फिर एक और सिपाही वहाँ पर भागता हुआ आता और घबरा कर कहता है कि इस डीमन को कोई रोक नहीं पा रहा और आपको अब जल्दी से कहीं पर छिप जाना चाहिए। राजा उसे देखता है और वो जानता था कि भागना व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर डीमन सच में अनस्टॉपेबल है तो वो चाहे जितना भी छिपे वो उसे ढूंढ निकालेगा। बाहर अब भी हमला जारी था। आग, तीर, स्पेल्स, हर हथियार आजमाए जा रहे थे, लेकिन क्लेविटिस के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक विचार उठता है कि एलिसिया ने जो स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था उसने मुझे थोड़ा घायल किया था। वो अपनी बाहों पर नजर डालता है जहाँ पर कुछ खरोचे अब भी बाकी थी। इसका मतलब है अगर इंसानों को समय मिला और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो ताकतवर बन सकते हैं और वो उसे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो इंसानों के इलाकों से दूर रहना चाहता था, लेकिन इंसान है कि उसके क्षेत्र की चाह रखते थे। वो उसकी दुनिया में घुसते हैं और उसे चुनौती देते हैं, और यही उसे हर बार एक ही डिसीजन पर लाता है कि अब मैं हमला करूंगा, और यही जवाब होगा इंसानों की लालच का। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडेन की रक्षा के लिए महल के अंदर बने सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ता है और भारी दरवाजा खोलता है, ठीक उसी समय पर क्लेविटिस वहाँ पर पहुँच जाता है। राजा के चारों ओर फैले माहौल, उसकी पोशाक और आसपास रखी हुई शाही वस्तुओं को देखकर क्लेविटिस को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद इस राज्य का राजा है। वो बिना कोई संदेह जताए उससे पूछता है कि तुम ही हो इस जगह के शासक, और वो डीमन इस बार इंसानों की भाषा बोल रहा था। राजा एकदम चौंक उठता है कि एक डीमन इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है, और ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन जब क्लेविटिस खुद को परिचित कराता है तब राजा की आंखों में जो हैरानी थी वो भय में बदल जाती है। वो पहचान जाता है कि ये वही है, क्लेविटिस। क्लेविटिस आगे बढ़कर कहता है कि वो इंसानियत को खत्म करने नहीं बल्कि बचाने आया है, लेकिन वो तभी ऐसा कर पाएगा अगर उसे अपने कुछ सवालों के संतोषजनक उत्तर मिले, और ये उत्तर केवल राजा ही दे सकता था। यही सवाल तय करेंगे कि क्या मानव जाति बचेगी या समाप्त हो जाएगी। वो ये बात साफ कर देता है कि सिर्फ किंगडम हायेन के लोगों की नहीं बल्कि पूरी मानवता की बात कर रहा है वो। उसका सवाल बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। वो पूछता है कि ये इंसान कौन है, उनका मूल स्वभाव क्या है, और वो किस प्रेरणा से काम करते हैं, और वो डीमन किंगडम पर क्यों हमला कर रहे हैं लगातार। राजा अपने एटीट्यूड में कहता है कि उसे एक डीमन को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ना तो डरा है और ना ही समझौता करने को तैयार है। क्लेविटिस दोबारा पूछता तक नहीं, और एक ही क्षण में वो अपनी शक्ति का उपयोग करता और राजा की गर्दन काट देता है। उसके सिर का ताज गिरता और वो जमीन पर ढह जाता है। इसके बाद क्लेविटिस चुपचाप महल से बाहर निकल जाता है। उसके भीतर अब ये धारणा और भी पक्की हो चुकी है कि इंसान एक खतरनाक जाति है, और जब तक वो उन्हें खत्म नहीं करता तब तक डीमन किंगडम सुरक्षित नहीं रहेगी। वो मन ही मन ये तय करता है कि अब वो पूरी मानवता का अंत करेगा, लेकिन ये काम उससे अकेले नहीं हो सकती। उसे इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी, एक ऐसे टीम की जिसे टाइम लेकर तैयार किया जाए। जैसे ही वो राजधानी से दूर जाने लगता है, अचानक वो एक बच्चे की चीख सुनता है। वो रुकता है और मुड़कर देखता है। वहाँ पर एक माँ थी जो अब जीवन और मौत के बीच में झूल रही थी। अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए बैठी होती है। वो अब तक मरी नहीं थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी बाहों में अपने बच्चे को पकड़ रखने की ताकत अब भी बाकी थी। क्लेविटिस उसकी ओर बढ़ता है, और जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक और ह्यूमन बेबी था। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ अपनी अंतिम सांसें लेते हुए बोल उठती है। वो क्लेविटिस से विनती करती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। क्लेविटिस यहाँ पर कुछ पल के लिए रुकता है, और उसे समझ नहीं आता कि वो लेडी किससे भीख मांग रही है। क्या वो नहीं जानती कि वो खुद उस विनाश का कारण है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो उसे याद दिलाता है कि मैं वो हूँ जिसने इस तबाही को जन्म दिया है। अगर तुम अपने बच्चे की मौत के लिए किसी को दोषी देना चाहती हो तो खुद उस बच्चे को दो, क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हुआ। लेकिन उस बच्चे की माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी सांसें कम हो रही थी, लेकिन शब्दों में अब भी विश्वास था। वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक बच्चे को ये चुनने का अधिकार नहीं होता कि वो किस रूप में जन्म ले, तो इस वजह से इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। क्लेविटिस पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। फिर भी वो कुछ सोचने लगता है, और फिर वो लेडी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को जीवित छोड़ दूं, तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये इसके लायक है। वो लेडी फुसफुसाकर कहती है कि मैं अब कुछ साबित नहीं कर सकती, मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन ये बच्चा खुद को साबित करेगा। और इस तरह वो अपना अंतिम सांस लेती है। उसकी बाहें ढीली हो जाती है, लेकिन बच्चे की पकड़ अब भी मजबूत थी। क्लेविटिस नीचे झुकता और उस बच्चे को उठाता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उस बच्चे की माँ का विश्वास और उसकी आखिरी बात कि वो बच्चा एक दिन कुछ करेगा, उसके मन में एक बीज बो देती है।
इंसान तेजी से बढ़ते और वो सोचता है कि मुझे सिर्फ इंतजार करना होगा, और वो ये तय करता है कि वो इस बच्चे को जीवित रखेगा, बस ये देखने के लिए कि वो वाकई अपनी माँ की बातों पर खरा उतरता है या नहीं। उस विशाल और जटिल साम्राज्य में 5 मानव जातियां मौजूद थी। पहला डून, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। ये सबसे आम लोग हैं, लेकिन मेहनती और बहुत ही संघर्षशील होते हैं। अगला है ऑर्जिटीज, जो कि बहुत ही साहसी और आक्रामक और युद्ध प्रिय होते हैं। इनके सिर पर सींग होते हैं और ये युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटते। अगला था स्लेडेंस, जो कि चुपचाप रहने वाले होते हैं, अकेले में जीने वाले होते हैं वो, और ये बहुत कम बोलते हैं और वो अन्य जातियों से बहुत ही दूर रहते हैं। और बेंटी, जिनका लुक डेमोनिक बैंडिट जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत से लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं, लेकिन वो अपने लॉयलिटी के लिए बहुत ही फेमस है। और सबसे आखिरी है हेडनैंस। इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंसानों जैसे दिखते हैं और बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। हेडनैंस के पास आर्नोसाइट नामक एक विशेष धातु है और उन्हें इससे हथियार बनाने की एक सीक्रेट तकनीक पता है। ये रहस्य केवल शाही परिवार में ही जाना जाता है। हेडनैंस इन वेपन को डून जाति को बेचना शुरू कर देते हैं और इस व्यापार के चलते दोनों जातियों में घनिष्ठ संबंध बन गए और इसी से मिक्स्ड ब्रीड का जन्म हुआ। लेकिन फिर भी आज भी कुछ प्योर ब्लडेड हेडनैंस जीवित हैं, जो पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं। उस राज्य की सीमाओं के बाहर घने जंगलों और पर्वतों में कुछ विचित्र प्राणी घूमते हैं, काले रौबदार 9 पूंछों वाले, और उनके रूप कुछ नारुतो वाले कारोमा जैसे होते हैं, लेकिन उनकी वाइल्ड एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। और इन्हीं पहाड़ों की लूना माउंटेन्स की गहराइयों में क्लेविटेस अब भी जीवित था। उसके पास वही बच्चा होता है जिसे वो शहर से लेकर आया था। कुछ छोटे भूखे बीस्ट उस बच्चे की ओर बढ़ते और वो उसे खाने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लेविटेस उन्हें एक ही झपट्टे में दूर फेंक देता है। वो अब जानता है कि ये बच्चा बेहद कमजोर है। वो सोचता है कि शायद ये अपनी एक्सपायरेशन तक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वो बच्चा डर से रोने लगता है। क्लेविटेस उस शोर से परेशान हो गया था और वो सोचता है कि इस बच्चे को चुप कैसे कराया जाए। वो धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को झुकाता है और अपने एक हथेली से बच्चे को ढक लेता है और वो उसे गर्मी देता है। फिर वो अपनी नोकीले नाखून की नोक को बच्चे के माथे पर रखता है। बच्चा एक पल के लिए शांत हो गया था और गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ पर क्लेविटेस बस उसे देखता रहता है, शायद उस भविष्य को जिसमें ये बच्चा कुछ बन सके। और जब क्लेविटेस उस बच्चे को ध्यान से देख रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये छोटा प्राणी बहुत जल्द एक पूप बॉम्ब गिराने वाला है। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही देर में बच्चा जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी चीखें लूना माउंटेन्स की गहराइयों तक गूंज उठती है। ये सब देख क्लेविटेस झुंझला जाता है, लेकिन अब वो उसे मार भी नहीं सकता था क्योंकि वो खुद ही उसे उठा कर लाया था। वो बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर भटकने लगता है, ये सोचते हुए कि कैसे चुप कराया जाए। उसके दिमाग में एक ही उपाय आता है कि इसे किसी गड्ढे में फेंक देना चाहिए, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि ये कोई क्रूरता वाली बात नहीं होगी। दरअसल वो गड्ढा एक तरह की प्राकृतिक खाद से भरा था, जिसमें बहुत सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं। और ये खतरनाक कीड़े नहीं, बल्कि ऐसे कीड़े हैं जो गंदगी और मल पर पलते थे। जब ये कीड़े अपने छोटा सा डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं तो क्लेविटेस वहीं खड़ा होकर सोचता है कि शायद इंसान बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। उसे यही लगता है कि शायद कुछ ही रातों में ये बच्चा खुद अपना खाना ढूंढने लगेगा। यहाँ उसे याद आता है कि उसने इस बच्चे को कहाँ से उठाया था, लेकिन वो अब भी ये नहीं जानता कि ये बच्चा असल में है कौन। यहाँ पर वो अपने आप को कोसता है। वो सोचता है कि मुझे उस औरत की बातों में आकर उस बच्चे को उठाना नहीं था और अब इससे छुटकारा पाने का उसके पास और कोई तरीका भी नहीं था। लेकिन फिर उसका आत्मसम्मान जागता है। वो कहता है कि मैं लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट हूँ, मैं कोई कायर नहीं जो इस बच्चे को वापस मरने के लिए छोड़ दूं। यही सोचकर वो तय करता है कि अब वो इस बच्चे की परवरिश खुद ही करेगा। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे इंसानों की देखभाल करने के तरीकों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसे पता है कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और न ही कि उन्हें कैसे सुलाया जाता है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता और उन लाशों को देखता है जिन्हें उसने हाल ही में मारा था। उनमें से एक महिला की लाश उसे पहचान में आती है, जिसका नाम एलिसिया था। क्लेविटेस को याद आता है कि एलिसिया के पिता को डार्क बीस्ट ने मार दिया था और वो बदले की भावना में एक सेना लेकर आई थी। उसने खुद की जान को खतरे में डालकर क्लेविटेस पर हमला किया था, लेकिन नतीजा सिर्फ विनाश निकला और उसकी ये कोशिश बिल्कुल असफल रही थी। अब क्लेविटेस उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। वो अपने हाथों को उसकी बॉडी पर फैलाता है और अपने डार्क पावर्स का यूज करके एलिसिया को फिर से जिंदा कर देता है। जैसे ही वो दोबारा सांस लेती है, वो एकदम से चौंक जाती है। उसके शरीर में फिर से एनर्जी दौड़ती है और वो सीधे क्लेविटेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी महसूस करती है कि उसके पास कोई तलवार नहीं है और उसके साथी भी सब मारे जा चुके हैं। क्लेविटेस यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी डार्क एनर्जी से जिंदा किया है, अब तुम एक वॉकिंग डेड हो और तुम्हारा जीवन अब मुझसे जुड़ा है। एलिसिया को ये सुनकर गहरा झटका लगता है।
वो अपने शरीर को देखती है जो अब थोड़ा पील हो चुका था और महसूस करती है कि वो अब कोई सामान्य इंसान नहीं रही। वो अब एक सुंदर सी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपने होश में आने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये डीमन इतने साफ इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है। और साथ ही वो ये भी महसूस करती है कि शायद वो इस कत्लेआम से बचने वाली इकलौती इंसान है। क्लेविटिस उसकी तरफ देखता है और ऑर्डर देता है कि अपने ऑरेंजेस दिखाओ। यह सुनकर एलिसिया की आंखें फैल जाती है। वो चौंक कर सोचती है कि क्या इस डीमन ने अभी अभी उससे ऐसा अश्लील आदेश दिया। उसके दिमाग में बहुत ही गंदे थॉट्स दौड़ने लगते हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी क्लेविटिस उसे बताता है कि बच्चा भूखा है, तुम अभी अपने आर्मर उतारो और इस बच्चे को दूध पिलाओ। और तब एलिसिया को बात समझ आती है। उसका इशारा दूध पिलाने की ओर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही अपनी आर्मर की पट्टियां खोलने लगी थी। वो बिल्कुल ना चाहते हुए भी उसकी ऑर्डर को फॉलो करती है, लेकिन एलिसिया चाहकर भी उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी, जिस पर क्लेविटिस उसके ऊपर थोड़ा भड़क जाता है और उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। यहाँ पर एलिसिया बहुत ही एम्बैरेस्ड महसूस करती है। उसकी आंखें नम हो जाती है और वो बड़बड़ाती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं इस ह्यूमिलिएशन को सह नहीं सकती। यहाँ पर क्लेविटिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसका ध्यान अब भी बच्चे की भूख पर थी। उसी पल बच्चा फिर से रोने लगता है। अब क्लेविटिस और एलिसिया के बीच में एक नई बहस शुरू हो जाती है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे चुप कराते हैं। एलिसिया जवाब देती है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हमें किसी ऐसे औरत की जरूरत होगी जो बच्चे को दूध पिला सके। क्लेविटिस यहाँ पर सोचने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ से लाएंगे ऐसी औरत। एलिसिया उत्तर देती है कि हमें किसी को हायर करना होगा। क्लेविटिस तुरंत कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एलिसिया सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारे पास अरकान साइट भरे पड़े हैं, तुम उसे बेच सकते हो। क्लेविटिस इस सुझाव पर विचार करता और उससे कहता है कि सही कहा। और अभी वो सोच ही रहा होता है कि एलिसिया उसे एक और मौका देकर मारने का विचार करती है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होती है। और आखिरकार क्लेविटिस मान जाता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बच्चे को दूध पिला सके। वो जैसे ही बाहर जाने को होता है, एलिसिया उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने असली रूप में शहर में नहीं जा सकते, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें देख के ही लोग डर जाएंगे। क्लेविटिस को भी ये बात सही लगती है, तो यहाँ पर एलिसिया खुद ही बच्चे को शहर में ले जाने की बात करती है, लेकिन क्लेविटिस उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये बच्चा मेरी निगरानी में ही रहेगा। फिर वो अपने शरीर को कंसंट्रेट करता और खुद को एक इंसानी लड़के में बदल लेता है। उसकी कद काठी छोटी हो जाती है और चेहरा मासूम और यंग लगने लगता है, लेकिन उसकी 9 पूंछें अब भी पीछे लहरा रही होती है और उसके सिर पर एक छोटा सा सींग भी दिख रहा होता है। वो अपनी पूंछों को एक शैडो पॉकेट में छिपा देता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सींग अब भी दिख रहा है। एलिसिया उसकी तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं। बाहर निकलने से पहले वो खुद का और बच्चे का नाम सोचता है। वो अपना नाम रखता है क्लेन और बच्चे का नाम रखता है लूना। वो एलिसिया से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलिसिया कुछ पलों की चुप्पी के बाद हल्के स्वर में कहती है कि उसका नाम अलीसिया है। इसके बाद तीनों मिलकर एक छोटी सी नदी की ओर निकल पड़ते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पानी मौजूद था, एलिसिया खुद पहल करती है और बच्चे को नहलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती है। वो बड़े ही प्यार से बच्चे को नहला रही होती है, उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को पानी से साफ कर रही होती है, लेकिन तभी क्लेन एकदम से बीच में टपक पड़ता है बिना कोई चेतावनी दिए। एलिसिया उसे देखकर चौंकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखती है। वो बस नहला ही रही होती है कि अचानक बच्चे की थूम उसके चेहरे पर गिरता है। एलिसिया की आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो जाती है और फिर वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। क्लेन इस बार बिना हंसे रह नहीं पाता और सार्कास्टिक लहजे में कहता है, लगता है तुम्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्लेन जैसा एक तंग करने वाली सास हो हर चीजों में टांग अड़ाने लगता है कि कैसे बच्चे को पकड़ा जाए, किस एंगल से साफ किया जाए और किस हिस्से को ज्यादा अच्छे से रगड़ा जाए। एलिसिया इससे चिढ़ जाती है, लेकिन वो चुपचाप सब झेलती रहती है। जब बच्चे को पूरी तरह से नहला दिया जाता है तो एलिसिया के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन झलकती है, लेकिन क्लेन को अब भी लगता था कि गुफा में रहने वाले पूप ईटिंग बग्स इससे बेहतर काम कर लेते। इसके बाद वो एलिसिया के पुराने कैंप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो खाली मिलता है। एलिसिया बताती है कि उन्होंने सभी जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी और कुछ पैसे एक और छुपी हुई जगह में रखे हैं ताकि कोई हमला हो तो सब खो न जाए। थोड़ा आगे बढ़ने पर क्लेन एलिसिया से कहता है कि अब वो खुद भी नहा ले, क्योंकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक बिना नहाए रहने का खिताब जीतने वाली है। क्लेन उस बच्चे के कपड़े भी देता है ताकि वो उन्हें धो सके। एलिसिया झल्लाकर कुछ भी नहीं कहती और नदी के किनारे कपड़े धोने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि कपड़े पर एक खास निशान बना है जो था हेडनैन रॉयल फैमिली के क्रेस्ट का। एलिसिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है
वो समझ जाती है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक राजघराने का वारिस है। उधर हियेन किंगडम के महल के खंडहरों में एक सिपाही किसी भी सर्वाइवर को खोजने आता है, लेकिन चारों ओर सिर्फ तबाही और राख देखकर उसका दिल बैठ गया था। उसे याद आता है कि क्राउन प्रिंसेस ने आखिरी समय में एक बच्चे के साथ भाग निकलने की कोशिश की थी, लेकिन किंगडम की इस हालत को देखकर लगता है जैसे कोई भी नहीं बचा। वो राजा की सनक को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन फिर भी किसी एक सर्वाइवर की उम्मीद में इधर उधर वो देखने लगता है। इसी समय जनरल ड्रेल, जो कि एक और रेस से है, वो अपने कुछ सैनिकों के साथ हियेन किंगडम के बचे हुए हिस्सों का मुआयना कर रहा होता है। वो अपने एक सिपाही को आदेश देता है कि वो तुरंत एम्परर को ये खबर दे कि अब हेडनेनियन लैंड खाली हो चुका है और अगर वो जल्दी कुछ नहीं करते तो कोई और रेस इसे हड़प लेगा। जनरल ड्रेल का असली मकसद कुछ और ही था। वो हिडनेनियन रॉयल फैमिली के पास छुपे हुए एरिनोसाइट क्राफ्टिंग के रहस्य को हासिल करना चाहता था। वो ये भी ऑर्डर देता है कि अगर कोई रॉयल ब्लड वाला इंसान जिंदा मिले तो उसे तुरंत उसके सामने लाया जाए। वहीं दूसरी ओर एलिसिया अब क्लैन का सामना करती है। वो कपड़ा उसके सामने कहती है कि तुमने एक रॉयल चाइल्ड को किडनैप किया है। क्लैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत सफाई देता है कि मैंने इसे उठाया था जब एक मरती हुई औरत ने मुझे इसे सौंपा था और वो औरत हूबहू उसी इंसान रूप जैसा दिखती थी जो मैंने इस समय लिया हुआ है। एलिसिया को लगता है कि क्लेन झूठ बोल रहा है। वो उसकी हर बात पर शक करती है, लेकिन क्लेन उसे बीच में ही रोक देता और साफ कहता है कि उसने राजा को केवल इसीलिए मारा क्योंकि राजा ने पहले उस पर हमला किया था। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि अब जब ये पता चल गया है कि बच्चा एक रॉयल है तो बहुत से लोग उसकी तलाश करेंगे, न कि सिर्फ उसे मारने के लिए बल्कि एरिनोसाइट क्राफ्टिंग का राज हासिल करने के लिए। क्लेन इस सच्चाई को जानकर बहुत ही उत्साहित होता है। वो सोचता है कि वो इस बच्चे को राजा बनाएगा और खुद उसकी परछाई बनकर सब कुछ नियंत्रित करेगा। एलिसिया ये सुनकर कांप जाती है। क्लेन की सोच और उसकी योजना उसे भयभीत कर देती है। वो सोचती है कि शायद उसने बच्चे की पहचान बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्लेन अब कहता है कि उन्हें जल्दी से किसी ऐसी औरत की तलाश करनी चाहिए जो बच्चे को दूध पिला सके और इसके लिए शहर जाना जरूरी होगा। एलिसिया मन में खुद को दिलासा देती है कि क्लेन इंसानों के बीच टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके सिर पर सींग है और कोई भी इंसान उसे पहचान लेगा। लेकिन वो ये भी भूल जाती है कि ऑर्जाइड्स नाम की एक मानव जाति होती है जिनके सिर में भी सींग होते हैं और क्लेन उनके बीच आसानी से मिल सकता है। फिर भी एलिसिया के मन में ये भरोसा होता है कि एक न एक दिन इंसान क्लेन की सच्चाई पहचान लेंगे और वो उसके खतरनाक प्लान को नाकाम कर देंगे। मगर एक बात अब एलिसिया को साफ समझ आ जाती है। क्लेन लूना को लेकर पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड हो चुका था और अगर लूना को कुछ हो गया तो शायद क्लेन का गुस्सा पूरी मानवता पर टूट पड़ेगा। इसीलिए वो ये तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो वो लूना को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनमें से एक क्लेन के सिर पर भी वार करता है। एलिसिया सोचती है कि ये सिर्फ मामूली चोर उचक्के हैं और क्लेन जैसे ताकतवर लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट के लिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वो गलत साबित होती है। यहाँ क्लेन जमीन पर गिर पड़ता और उसके सर में से खून बहने लगता है। एलिसिया घबरा जाती है। वो एक बच्ची की तरह चीख पड़ती है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर वार करता और वो बेहोश हो जाती है। उसके अंदर क्लेन के डार्क पावर होने के बावजूद वो इतनी कमजोर कैसी हो सकती है, ये सोचकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। काफी समय के बाद एलिसिया की आंखें खुलती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से अपने सैनिकों के साथ क्लेविटेस पर हमला करने जा रही हो और मानो ये सब कोई सपना चल रहा हो। लेकिन तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठती है और वो चौंक कर जाग जाती है। उसके सामने क्लेन अपने इंसानी रूप में मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो अब बैंडिट्स द्वारा पकड़ लिए गए हैं और एक बार फिर से उनका सफर एक नए संकट की ओर आगे बढ़ चलता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है